और बच्चे? आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है? आप ही कह रहे थे मैम डाउट सेशन डाउट सेशन। अब हमने डाउट सेशन लगाया है, आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। प्याजे का सिद्धांत डिस्क्राइब कर दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है? प्याजे ने 3 स्टेजेस बताई थी। कौन सी 3 स्टेजेस? फटाफट से। 4 स्टेजेस बताई थी, सॉरी। कौन सी 4 स्टेजेस है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो सारे बच्चे। कौन सी 4 स्टेजेस है प्याजे की? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, हाँ, और जन्म से 2 वर्ष चलती है। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, फटाफट से आंसर दो। पूर्णिमा, लता, कोमल, सीके, चारू, पहले इसका आंसर दो मुझे। सेंसरी मोटर स्टेज, ओके। प्री ऑपरेशनल स्टेज, मैंने बोला था हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में नाम गड़बड़ होते रहते हैं लेकिन इंग्लिश में सही हो जाते हैं। आगे क्या है रूपा, फटाफट से बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं इसे, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी 2 से कितने वर्ष प्री ऑपरेशनल? 2 से 7, 7 से 11, और ये 11 से 15, 11 से 15। तो फर्स्ट स्टेज है बच्चे, यहाँ पर ना प्याजे ने बेसिकली क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसने बताया कि बच्चे की जो समझ है ना, समझ का विकास किस किस तरीके से होता है। उसने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे में कौन कौन सी समझ आती है, 2 से 7 वर्ष तक बच्चे में कौन कौन सी समझ आती है, 7 से 11 वर्ष में बच्चे में कौन कौन सी समझ आती है, और 11 से 15 वर्ष में बच्चे में कौन कौन सी समझ आती है। ये सारी चीजें उसने बताई हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज, इसे संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं, यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है? यहाँ पर बच्चा संवेदों से, अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, अपने सेंसेस से सीखता है। और यहाँ पर बच्चे में एक गुण आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, मतलब बच्चा सीख जाता है कि हाँ, वस्तु आसपास है, वस्तु होती है, वो बात अलग है। जैसे आप क्या करते हो, टॉय उसे दिखाते हो और टॉय छुपा लेते हो, तो उसे ये नहीं लगता कि टॉय गायब हो गया। वो क्या करता है, वो घुटनों घुटनों चलकर आता है और आपके पीछे देखता है कि नहीं, टॉय है, यहीं पर है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल। फटाफट से बता दो कौन कौन से गुण आते हैं प्री ऑपरेशनल में, कौन कौन से? कौन कौन से गुण आते हैं प्री ऑपरेशनल में? यहाँ पर बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो गया होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? उसे बस खुद से मतलब है, आत्म केंद्रित है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है? गिनती करना शुरू कर देता है। ठीक है, संप्रत्यों को हल करना शुरू कर देता है। बट उसमें अपलटावी होती है, मतलब चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता। जो चीज सामने है, मूर्त रूप से दिखाई दे रही है, उस पर सोच विचार कर पाता है। ठीक है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, बच्चा चीजों को पलटना सीख जाता है, पलटावी आ जाती है उसके अंदर, रिवर्स कर पाता है। इसके अलावा अमूर्त रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। अमूर्त रूप से चिंतन प्रारंभ करने का मतलब क्या है कि जो चीज उसके सामने नहीं है उसको भी वो इमेजिन कर सकता है। तो ये है आपका प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, चलो और पूछो, और कोई डाउट? सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है, चलो बताओ। मैं लिख देती हूँ, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। सीखने के लिए कौन सा कारक
महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अनुबंध, रटकर याद करना, हाँ बता दूंगी लता, बता दूंगी। अनुकरण या अर्थ निर्माण, चलो बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अर्थ निर्माण। सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है, मतलब ऐसा कौन सा कारक है जिससे बच्चा सीख सकता है, जिससे बच्चा सीख सकता है। सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम्म। ओके, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं अनुकरण, नकल करके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें किससे सीखी जाती हैं, नकल करके सीखी जाती है। ओके, बहुत सारी चीजें कैसे सीखी जाती है, नकल करके सीखी जाती है। तो सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, अनुकरण, नकल करना। राइट, किसका डाउट था, समझ में आ गया। क्योंकि हम अपने आसपास से जो भी कुछ सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं बच्चे, नकल करके ही तो सीखते हैं। यस और नो। एक मिनट, ठीक है। अब देखो, यहां पर इसका करेक्ट आंसर है आपका, एक तो पहले वो चला गया। नकल करके सीखते हैं, अनुकरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अनुबंध मतलब बांध कर सीखा जा सकता है, नहीं। रटकर याद कर सीखा जा सकता है, नहीं। या तो अनुकरण करके सीखा जाएगा या अर्थ निर्माण करके सीखा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अनुकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट ढूंढूं तो कौन सा होगा, अर्थ निर्माण करना। मतलब अगर आपको किसी चीज का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो क्या आप उस चीज को सीख पाएंगे। बताओ मुझे, आंसर दो, क्या आप उस चीज को सीख पाएंगे। तो अनुकरण और अर्थ निर्माण दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में भी हमें सबसे बेस्ट चूज करना है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि किसी को मैंने देखा, वो 2+2 4 कर रहा है, ये सीखना बेटर है, या मैं खुद से सीखूं कि 1 2 और 1 2, मतलब दो डंडे ये और दो डंडे ये, यानी कि 1 2 3 4, ये बेटर है। बताओ कौन सा बेटर होगा। शाबाश, जल्दी से आंसर दो मुझे। अनुकरण करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण कारण है, कारक है। अर्थ निर्माण भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई बच्चा 2+2 4 लिखता है, यानी कि हम उसकी नकल करके सीखते हैं, ये बेटर है, या हम अर्थ निर्माण कर लेते हैं, या हम समझ लेते हैं कि नहीं 1 2 3 4 इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। हाँ, प्रतिज्ञा ने बोला है कि मैडम अर्थ निर्माण सबसे बेटर होता है। रूपा भी कह रही है खुद से करके सीखना सबसे बेटर होता है। ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ सबसे बेटर है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सबसे बेटर हुआ, फोर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने आपके आंसर को गलत नहीं बोला कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। सीखा नकल करके ही जाता है। लेकिन जब दो ऑप्शन बेटर है, फिर हम ये देखेंगे ना कि बच्चे की समझ किस में विकसित हो रही है, क्योंकि जिसमें समझ ज्यादा विकसित होगी उसी में बच्चा ज्यादा सीखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। किस बच्चे का क्वेश्चन था, बच्चे क्या आंसर दे रखा है, यही आंसर दे रखा है या कुछ और दे रखा है। यही आंसर दे रखा होगा 100%, अर्थ निर्माण। हाँ, क्यों आंसर है, अब समझ में आ गया। तो चीजों को ना सिर्फ रटो मत, उसको थोड़ा इलेबरेट, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अनुकरण में क्या होता है, सिर्फ नकल होती है। अर्थ निर्माण में क्या होता है, हमें अर्थ समझ में आता है। तो अर्थ समझ में ज्यादा आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नकल करना ज्यादा अच्छा है। तो नकल करना, नकल से चीजें सीखी जाती है, लेकिन अर्थ निर्माण करना, इससे समझ विकसित होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैप फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आया था कि मैडम स्कैप फोल्डिंग क्या है। चलो बताओ मुझे, स्कैप फोल्डिंग क्या है। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा।
स्कैफ फोल्डिंग। नहीं पता? अपने आप बताओ स्कैफ फोल्डिंग क्या है। हालांकि मैंने आपसे बोला था कि वही क्वेश्चन पूछो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। मैंने अभी आपको स्कैफ फोल्डिंग पढ़ाया ही नहीं है। स्कैफ फोल्डिंग में बेसिकली क्या होता है? स्कैफ फोल्डिंग जहां पर किसी भी बच्चे को उसके समाज का सहारा मिलता है। किसका सहारा मिलता है? समाज का सहारा, या उसके सहपाठियों का सहारा। बेसिकली अपने आसपास में रह रहे समाज या समाज के लोगों का जो सहारा मिलता है उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, समझ में आया? जिस भी बच्चे का ये डाउट है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, कि समाज का सहारा, किसी का भी सहारा। मान लो आप ऑफिस में हो, आपको अपने को वर्कर का सहारा मिल रहा है। आप स्कूल में हो, आपको अपने टीचर का या स्टूडेंट्स का सहारा मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? स्कैफ फोल्डिंग। चलो, और कोई और फटाफट से डाउट पूछो। जब भी क्वेश्चन करो सॉल्व, अपना दायरा, अपना जो एरिया है, अपना जो एरिया है उसको ब्रॉड रखो। ब्रॉड मतलब अपना जो दायरा है, सोच का दायरा, उसे व्यापक रखो। जो आपका ऑप्शन व्यापकता लिए होता है, ब्रॉड एरिया होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? वो सबसे बेस्ट आंसर होता है। जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, या जिसमें बच्चे का पर्सनैलिटी में चेंज आता है, वो आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है हमेशा। ठीक है, जो लिमिट, जो बांध दे, जो लिमिटेड चीज है, वो बेस्ट आंसर नहीं होती। बेस्ट आंसर वो होता है जो फ्री छोड़ दे, ओवरऑल डेवलपमेंट करे, लॉन्ग टाइम के लिए, पूरी लाइफ के लिए जो डेवलपमेंट होता है, वो सबसे बेस्ट आंसर। और क्वेश्चंस पूछो। अगर किसी को बोलना है क्वेश्चन तो आप बोल भी सकते हो। आप मुझे बता देना मैम अनम्यूट कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगी। बोल के क्वेश्चन पूछने तो आप बोल भी सकते हो। नो डाउट्स। तो फिर ये सेशन लगवाया क्यों? जिसने लगवाया वो चला गया। इससे बढ़िया हम आज पढ़ते हैं एनसीएफ। अब अगली क्लास में जो भी होगा मैं आपको एनसीएफ पढ़ाऊंगी। ठीक है। सॉरी। प्रतिज्ञा, अर्जुन, रूपा, लता, मुझे ये बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों के? सीडी के जब क्वेश्चन करने बैठते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन जब करने बैठते हो, तो वो सॉल्व होते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ पूछो लता। ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ आपको। अ, लता देखो ऑप्शन आया होगा, उसको ओपन कर लो। हेलो। हाँ जी लता बताए। हाँ या मैम, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ आपका, सभी बच्चों को पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सा कौन वाइ सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है? राइट।
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है। ये सभी बच्चों आप लोगों को भी सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शंस मैं अभी लिखूंगी। हाँ जी, ऑप्शंस बताएं। मैम, ए सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन, ओके। बी पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, सी संस्कृत सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम। तो किसकी बात करी थी वाइगोत्स्की ने? समाज की बात की थी। समाज की बात की थी। और समाज का प्राइमरी गुण क्या है? सामाजिक विकास का प्राइमरी गुण क्या है? सहयोग या चलो सभी बच्चे इसका आंसर दो। क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या आंसर होना चाहिए लता? मैम, मैं तो उसमें सी पे चली गई थी, लेकिन आंसर सी नहीं है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। निरपेक्ष मुझे लगा ही नहीं, समझ ही नहीं आया। हाँ, इसलिए मैं फिर सी पे चली गई। ऑप्शन देख रही हूँ, एक्सप्लेनेशन देख रही हूँ, तब थोड़ा समझ में आया, लगा चलो आपसे पूछूंगी। हाँ बताओ। तो अब आप सी के अलावा किस ऑप्शन पे हो? अब तो मैम मुझे आंसर पता चल गया ना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बताओ होगा ए, बी, सी या डी? सभी बच्चे आंसर देंगे। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम? नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है करेक्ट। हाँ, सक्रिय अनुकूलन, एडजस्टमेंट। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? बट मैम आंसर रॉन्ग है। एक मिनट, एडजस्टमेंट होता है। हाँ, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन? फर्स्ट आपने बता दिया, पारस्परिक शिक्षण। हम स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के, कि या तो हम सक्रिय अनुकूलन करें या पारस्परिक शिक्षण करें। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा है? इन दोनों में से बेटर कौन सा? डी बी डी। स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं ना बच्चे हम। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या होता है? जहां पर पढ़ाना इंटरेक्शन के साथ, यानी कि अंतःक्रिया होनी है आपस में। तो अगर मैं आप लोगों से अंतःक्रिया कर रही हूं तो आप भी समाज का पार्ट हो, या आप मुझसे अंतःक्रिया कर रहे हो तो मैं भी समाज का पार्ट हूं। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी और ए दोनों है, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट है आपका बी। सभी को समझ में आ गया? पारस्परिक शिक्षण। मैम, क्या पियाजे भी अंतःक्रिया की बात करते हैं? पियाजे तो नहीं, ये आपके अलग अलग थ्योरीज हैं। पियाजे अंतःक्रिया की बात नहीं करेंगे, लेकिन पियाजे ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था बाद में। लेकिन इनका सबसे बेस्ट है संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया है, लेकिन इनका संज्ञानात्मक सिद्धांत सबसे बेस्ट रहा है। और इसी तरीके से वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सबसे बेस्ट रहा है। वाइगोत्स्की ने और भी सिद्धांत दिए हैं। तो जो इनके बेस्ट सिद्धांत होते हैं हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं, सारे सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें सिर्फ सीडी पढ़ना है। साइकोलॉजी में वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? निरपेक्ष का मतलब मैं आपको बता देती हूँ लता जी। निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? जैसे आप एसएसटी में पढ़ते हो ना कि हमारा भारत क्या है, या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है। तो सांस्कृतिक निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ?
कि किसी भी संस्कृति को नहीं मानना है, नहीं। बट ऐसा तो नहीं है, हम लोग नहीं। मानते हैं ना। यस। हाँ, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है, लेकिन सबसे बेटर, क्योंकि हम स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम टीचर्स हैं, तो इसका सबसे बेटर आंसर है पारस्परिक शिक्षण। समझ में आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, यस। चलो तो मैं आपको म्यूट कर थैंक यू। देती हूँ। हाँ, यस मैम। नेक्स्ट अर्जुन। अर्जुन, मैंने आपको पहले भी अनम्यूट करने की कोशिश की थी, आप हुए नहीं। देखो आप, हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते अर्जुन, मैम क्वेश्चन है मेरा एक, बताओ। निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? हाँ, गौण वाहक होते हैं सेकेंडरी। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, प्राइमरी है, परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और पास और पड़ोस। विद्यालय और निकटतम परिवार सदस्य। विद्यालय और निकटतम परिवार सदस्य। यस। फोर्थ ऑप्शन। परिवार और रिश्तेदार। परिवार और रिश्तेदार। रिश्तेदार। चलिए बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है कि सामाजिकरण के कौन से गौण वाहक हो सकते हैं। वेरी गुड लता, शाबाश। देखो, परिवार और पास पड़ोस भाई प्राथमिक है, गौण नहीं है। प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी। गौण मतलब होता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था, याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है सेकेंडरी। तो विद्यालय क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अर्जुन। ठीक है मैम, कंफ्यूजन हो रहा था मैम यहीं पे। देखो, प्राथमिक का मैं आपको मतलब बता देती हूँ अर्जुन। जहां पर जी। बच्चा सबसे पहले मिलता है, तो सबसे पहले वो किससे मिलता है? अपने परिवार से और पास पड़ोस से। सबसे पहले जो यस। इंटरेक्शन में आता है, स्कूल में तो वो बाद में जाता है ना। तो सबसे पहले वो अपने फैमिली और आस पड़ोस के एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक हो जाएंगे। सेकेंडरी होता है हमारा विद्यालय, स्कूल, क्योंकि विद्यालय और पास पड़ोस सबसे बेटर ऑप्शन है। विद्यालय यहाँ पर भी है, लेकिन निकटतम सदस्य तो प्राइमरी के हो गए, क्योंकि परिवार के हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। परिवार और रिश्तेदार, तो यहाँ पर परिवार प्राइमरी हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन बी है। मैम यहाँ पे कंफ्यूजन इसमें हो रहा था, विद्यालय में पास पड़ोस जो आ रहा ना, उसमें कंफ्यूज हो हाँ गया मैं। पास पड़ोस, हाँ, विद्यालय तो पास समझ पड़ोस में में, आता है। देखो पास पड़ोस भी प्राइमरी है, लेकिन विद्यालय यहाँ सेकेंडरी है। यस ठीक है, मैम। परिवार से ज्यादा सेकेंडरी पास पड़ोस है। अगर दोनों में कंपटीशन किया जाए, तो परिवार से सेकेंडरी पास पड़ोस हो जाएगा, जी। है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन, हमेशा हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? विद्यालय सेकेंडरी है, यहाँ तीनों में परिवार आया है, इसलिए परिवार तो बिल्कुल प्राइमरी होता ही है, इसलिए हमने इन तीनों ऑप्शंस को छोड़ दिया है। चलो बाकी, किसी को और अनम्यूट कराना हो, कोई क्वेश्चन, देखो बोल तुम दो, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख दूंगी, लेकिन बताओ। इसको नोट करना चाहो तो कर लेना। प्राइमरी में फैमिली सबसे पहले नंबर पे आती है, फिर सेकंड नंबर पे सोसाइटी आती है। ठीक है, और सेकेंडरी कहलाता है आपका स्कूल। लेकिन अगर इन दोनों में भी कंपटीशन करना हो कि फैमिली प्राइमरी है या सोसाइटी, इन दोनों में से एक चूज करना हो, तो फैमिली प्राइमरी है। ये विकार वाले में बताऊंगी। भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन विकार कौन सा है आपको बताना है।
अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अस्पीचेक्सिया तो कुछ भी नहीं होता। अफेजिया, बताइए क्या करेक्ट आंसर है? भाषा अवबोधन। बोधन का मतलब क्या होता है? जहां समझ ना आए। बताओ। ओके, दो आंसर आए मेरे पास अभी तक। डिसलेक्सिया क्यों बोला है आपने? देखो, अस्पीचेक्सिया कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आपको जो आंसर देना है वो अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और अफेजिया में से देना है। चारू बोल रही हैं डी होगा। पढ़े हैं कहीं? अभी तक नहीं पढ़े हैं? अप्रेक्सिया में क्या होता है? अप्रेक्सिया में क्या होता है? शाबाश, फटाफट से बताओ, फिर मैं आपको बिल्कुल। देखो, डिसलेक्सिया सभी को पता है, पठन संबंधी विकार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पठन और लेखन दोनों चला जाता है इसमें, ठीक है? वैसे लेखन का डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है लेखन का, लेकिन और डिसलेक्सिया पठन का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कई बार पठन और लेखन दोनों के लिए डिसलेक्सिया यूज हो जाता है, ठीक है? जिन बच्चों ने अप्रेक्सिया बोला है, अप्रेक्सिया का मतलब बताओ। अप्रेक्सिया का क्या मतलब होता है? जहां पर भाषा समझने की असमर्थता होती है। असमर्थता, असमर्थता। और अफेजिया क्या होता है? अफेजिया क्या होता है? जहां पर बच्चा बोल ही ना पाए, ठीक है? अब बोधन क्या होता है? बोध मतलब समझना। अब बोधन क्या होता है? बोध मतलब समझना, मतलब समझने में बाधा हो रही है। अप्रेक्सिया करेक्ट आंसर है। समझ में आया? किसका क्वेश्चन था? भाषा समझने की असमर्थता। अफेजिया में बच्चे जहां पर बोल ही नहीं पाता वो अफेजिया होता है। भाषा समझने की असमर्थता अप्रेक्सिया होता है। ये मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। कौन सी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो लता? अरिहंत से मत करना बस, ठीक है? फेजिया, जहां पर मांसपेशियों, बच्चा हकलाता है, कुछ बोल नहीं पाता, वो अफेजिया होता है। यहां समझ की बात हो रही है, अप्रेक्सिया होगा। प्रीवियस, लेकिन आंसर कहां से चेक कर रहे हो? ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। अप्रेक्सिया करेक्ट आंसर है इसका। देख लो कहीं आंसर की कुछ और हो, राइट आंसर किसी और को माना हो, ये भी हो सकता है। आंसर की तो वही डिसाइड की जाती है ना, राइट आंसर किसी और को माना हो। अप्रेक्सिया होगा, समझ की बात हो रही है। एक बार ऑफिशियल चेक करना, अरिहंत एक बार ऑफिशियल चेक करना, इसका करेक्ट आंसर बच्चे ए ही है, डी नहीं हो सकता। डी नहीं हो सकता, बोल ही ना, जैसे हकलाता है बच्चा, यहाँ समझने में और हकलाने में बहुत डिफरेंस है ना। ठीक है, हो सकता है इसलिए आप कंफ्यूज हुए हो। ए करेक्ट आंसर है। और ए कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है? प्रतिज्ञा ने दिया है, पूर्णिमा ने दिया है, अब ये नाजरीन अंसारी ने भी दिया है। अब ये नहीं पता मुझे कौन से आंसर का दिया है।
अरिहंत में आंसर गलत है। हिंदी चलघट है, एक ही हिंदी चलघट है। अप्रेक्सिया, एक बार देखो अप्रेक्सिया का क्या अर्थ होता है, डिटेल में देखो, पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, भाषा घात अलग चीज है। भाषा घात है जहां पर बच्चा भाषा बोल ना पाए, वही तो मैं कह रही हूँ। भाषा घात जहां पर बच्चा भाषा बोल ना पाए। और अवबोधन का मतलब है समझ से, बोध मतलब समझ, ज्ञान, वो अप्रेक्सिया है। ठीक है, समझ ना पाए, समझना। बाकी आप एक बार प्रीवियस चेक करो, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। पठन विकार मतलब विकार मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में। हाँ जी, और कोई डाउट? और कोई डाउट? डाउट ही खत्म हो गए? देखा लता सिंह, एक बार ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन देखो एक बार। अनम्यूट करूं एक मिनट, देखो ऑप्शन दिया है मैंने आपको। हेलो। हाँ हाँ लता। यस मैम। मैम जानती क्वेश्चन है भाषा अबोधन से संबंध विकार है। हम्म ठीक है, इसमें हम्म हिंदी में भी दे रखा है चलाघात, पठन वैकल्य, वाक शब्द रोग और भाषागत। भाषागत या 2014 भाषा घात? भाषा घात, ये 2014 के फर्स्ट पेपर में आया है, शायद मुझे लगता है मैंने ये दिया भी होगा पेपर, और मेरे 1-2 नंबर से सर का भी होगा। भाषा बोधन से संबंध विकार है भाषाघात। भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता और स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल, मैंने बात वही आप लिखा एकदम है करेक्ट कह यहाँ। रही हैं। यहाँ पर बात आप एकदम करेक्ट कह रही हैं। बच्चा यहाँ बोल नहीं बात पाता। ठीक है, देखो आप ही कह रहे हो कि वहां पर बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, राइट? यस मैम। हाँ हाँ, तो यहाँ पर बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन बोधन मतलब क्या होता है? बोध मतलब समझ होता है ना। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप मुझे एक बार अप्रेक्सिया का मतलब बताएं अपनी तरफ से, आपने क्या पढ़ा है अप्रेक्सिया में? अप्रेक्सिया मैम मुझे इतना याद नहीं है। अप्रेक्सिया, मुझे अच्छा, आपने अप्रेक्सिया सिर्फ याद आंसर नहीं पढ़ा है। है? हाँ, मैंने इसमें सिर्फ आंसर पढ़े और मुझे 1-2 ये ऐसे जैसे पठन वाला पता है मुझे। हम्म हाँ, ये पठन वाला पता है, बाकी इतना डिटेल इसका नहीं पता मुझे अभी। इतना देखो, ये भी कई तरीके के होते हैं। अप्रेक्सिया में यहाँ समझ की बात हो रही है। यहाँ देखो अप्रेक्सिया में क्या होता है, बच्चा कई तरीके से नहीं बोल पाता है। ठीक है, मान लो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से बोल नहीं पा रहा है, हकला रहा है इस वजह से नहीं बोल पा रहा है, या उसके मुख में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके से नहीं बोल पा रहा है, वहां पे चीजों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जब समझ की बात होती है तो अप्रेक्सिया, आप अगर सर्च करेंगे ना नेट पे तो आपको पता चलेगा, अप्रेक्सिया का मतलब होता है भाषा समझने की असमर्थता। ठीक है, जहां पर बच्चा भाषा समझने में असमर्थ है तो वो अवबोधन विकार हुआ। एक बार आप इसे चेक करना, हम नेक्स्ट क्लास मैम में एक तो डिस्कस ये करेंगे, यूपी लेकिन पूरा यू चेक करना आप इसे। एक तो हाँ ये बोलो। यूपी टेट वाले हैं ना मैम, ये यूपी टेट वाले हैं। देखो मैं सी टेट का है, नहीं ये सी टेट का है मैम। मैं वही आज, सी टेट सॉरी सॉरी अगर सी टेट का सीटेट ही है। है, चाहे सीटेट है चाहे यूपी टेट है, एक तो जो आंसर आपको मैच करने ना, आप एक बार आंसर की से देखो ऑफिशियल,
जो फाइनल आंसर की आती है उससे, क्योंकि अरिहंत और बाकी बुक्स में कई बार गड़बड़ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात इसे आप एक बार अच्छे से देखना, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में पढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, चला घात का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मैम पता नहीं पता मुझे। हाँ, एक बार आप अप्रेक्सिया सर्च करो और अप्रेक्सिया के बारे में पढ़ो। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट? देख लो, तुम्हारे पास 9 मिनट बचे, जो भी पूछना है पूछ लो, और कोशिश करो उसमें से पूछो जो अभी मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि जो नहीं पढ़ाया है हो सकता है कि जब मैं आगे पढ़ाऊं तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाए। रूपा, रूपा रुको, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन मेरे को बोल देना। रूपा देखो आपके, हाँ बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी ये तो मानसिक फॉर्मूला लगाना है आपको। चलो फॉर्मूला लगा के बताना सभी बच्चे। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल का बच्चा है का स्कोर 75 है। कि बच्चे का स्कोर 75 है। ओके, उसकी मानसिक आयु कितनी है? उसकी मानसिक आयु बता दो भाई। 7। ऑप्शन हाँ, ऑप्शंस बताओ। 6 वर्ष, कितना? 6 ईयर्स, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। 12 वर्ष। ठीक है, तो आपको मानसिक आयु बताना है। फॉर्मूला आपको पता है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, स्कोर दे रखा है 75। चलो, चारू का आंसर आया है 12। फॉर्मूला लगाओ और फटाफट से सॉल्व करो। वास्तविक आयु कितनी आएगी? 16 आएगी। मानसिक आयु पूछा है, अर्जुन। कैसे निकाला है चारू? कैसे निकाला है? एक मिनट, अरे क्वेश्चन ही चला गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना। मानसिक आयु, हाँ फॉर्मूला गलत, वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि परीक्षण में इंटू 100। चलो बताओ, 16 एक्चुअल एज है, कैसे बताओ? चारू कैसे निकाला है? ये वास्तविक आयु है, 75 स्कोर है। हाँ, वो थोड़ा उल्टा लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक, मेरी गलती है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बताओ। वास्तविक आयु, मानसिक आयु। वो मेरी मिस्टेक है, ध्यान नहीं रहा मुझे। बताओ। रूपा, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है, आप करो इसे। हाँ जी, हाँ, सॉल्व कर लिया आपने? फॉर्मूला हाँ मैंने जी मैम। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 12। 12 आ रहा है। कितने बच्चों का 12 आ रहा है? यही होगा, ऐसे ही होगा। लता, अर्जुन क्वेश्चन सॉल्व किया है? नोबेद क्वेश्चन सॉल्व किया है?
75 इंटू 16 कितना हुआ? कितना हुआ 75 इंटू 16? 6 पंजे 7 छिंग 42, 43 44 45, 1200 1200 आया। 1200 को 12 आएगा। याद रखना मानसिक आयु ऊपर आएगा, ठीक है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ओके, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है काफी सारे बच्चों से। हाँ जी, और कोई डाउट? अब एक काम करो, आपको और टीचर्स ने नंबर दिया हुआ या नहीं दिए हुए? यस और नो? एक बार कंफर्म तो करो। आकांक्षा सिंह हिंदी फैकल्टी, नंबर नहीं दे रही हूँ, ये है FB फेसबुक। जो भी डाउट हो सीधे मैसेंजर पे मैसेज करो और मैं आप लोगों को क्लास में बता दूंगी, ठीक है? इस नाम से सर्च कर सकते हो। ओके, जो भी डाउट हो XYZ सेम डे बता पाई नहीं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेशन में बता दूंगी आपको, ठीक है? सभी बच्चों को जो अभी मैंने बताया वो समझ में आया? नहीं, FB पे सर्च कर लो, टेलीग्राम पे मैं तुम्हें नहीं मिल रही हूँ। धन्यवाद लता। हाँ, चलो एक बार मैं सभी के नाम ले लेती हूँ और फिर मुझे बताना सभी को समझ में आया? कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? उतने ही है जितने जुड़े हुए थे। तो लता, अर्जुन, बसंत, चारू, नौबेद, प्रतिज्ञा, रूपा, सिद्धि, हैप्पी, पूर्णिमा, जो समझाया वो समझ आया? किसी भी क्वेश्चन का पहले पोस्टमार्टम कर दिया करो और फिर देखा करो कौन सा बेस्ट है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगा। अभी लगेगा कि 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि 30-40 सेकंड में ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो फिर आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको NCF पढ़ाऊंगी, ओके? जब भी क्लास होगी नेक्स्ट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।